दोस्तों, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग क्या आपका होता है। और स्ट्रक्चर एंड स्टाइल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रामर एंड पंक्चुएशन की। तो याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में जो ग्रामर का यूज होता है वो कोई स्पेशल ग्रामर नहीं होता है, बल्कि वही ग्रामर होता है जिसका आज तक आप यूज करते आए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामर ड्राफ्टिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो आप बिल्कुल जानते हैं कि ग्रामर से किसी भी सिंटेक्स का स्ट्रक्चर या किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होता है और सही स्ट्रक्चर होने की वजह से आप उसका सही मीनिंग निकाल सकते हैं। इसी कारण ग्रामर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका सही होना चाहिए, ताकि जो मीनिंग कन्वे आप करना चाह रहे हैं वो मीनिंग कन्वे हो सके सिटीजन्स के पास या फिर जो भी टारगेट ऑडियंस है उनके पास। तो अब इसमें ये क्या है कि ग्रामर में जो सेंट्रल कंपोनेंट है दैट इज योर सेंटेंस, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट इसलिए होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी ना रहे और जो भी इंटेंशन है लेजिस्लेचर का वो आम लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या चीज आता है। सेंटेंस में जैसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन एनीथिंग। देन उसका प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में आपका ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब इन दोनों को मिला करके होता है। देन आपका ऑब्जेक्ट होता है, मॉडिफायर होता है, मॉडिफायर कैन बी एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज, क्लॉज। उसके बाद जो है ये फ्रेज एंड क्लॉज ये आपका होता है। तो जब आप इस लिस्ट को देख रहे होंगे तो आपको अपने बचपन के दिनों की याद आ गई होगी, जिस वक्त आप लोग रेन एंड मार्टिन पढ़ा करते थे। यहाँ पर भी उसी रेन एंड मार्टिन का यूज करना है ग्रामर के लिए। अब देखते हैं किस किस ग्रामर टर्म को आपको जानने की जरूरत है। बहुत सिंपल है और इसमें कहीं कुछ नहीं है। फर्स्ट आपको ग्रामर क्या होता है, सेंटेंस क्या है, सिंटेक्स क्या है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन, प्रेडिकेट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, क्लॉज क्या होता है, उसके बाद फ्रेज क्या होता है, मॉडिफायर क्या होता है, क्लॉज क्या होता है ये आप जानते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिल करके बनता है, दैट इज आपको क्लॉज होता है। दो तरह का क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। फ्रेजेस के बारे में भी आप जानते ही हैं। अब हम लोग आते हैं कि आखिर क्या कॉमन एरर होता है, कॉमन मिस्टेक्स होता है जो कि एक ड्राफ्टर को माइंड करना चाहिए। फर्स्ट आपको जो मिस्टेक होता है ऑन द पार्ट ऑफ वर्ब, यदि वर्ब जो है प्रेडिकेट से मिसिंग है तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है, तो वो एरर है। सेकेंड, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि आप जानते ही हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। तो दैट इज वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट। उसके बाद जो होना चाहिए प्रोनाउन, दैट शुड नॉट बी वेग, एम्बिगुअस और मिसिंग नहीं होना चाहिए। इस पर कुछ सेंटेंसेस है, उस सेंटेंस से आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इस बात को। जैसे कि एग्जांपल है, द पुलिस ऑफिसर में रिक्वायर द ड्राइवर टू प्रोड्यूस हिज और हर ड्राइविंग लाइसेंस एट अ पुलिस स्टेशन विच ही और शी मस्ट डेजिग्नेट। अब यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज हिज और हर, ये ही और शी, ये किसके लिए यूज हुआ है, एम्बिगुअस है, ऐसा यूज नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद है मॉडिफायर इज मिसप्लेस्ड और एम्बिगुअस। जो मॉडिफायर है वो आपको गलत जगह पर है या वो एम्बिगुअस है, वैसा आपका नहीं होना चाहिए। चलिए इस पे भी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे द पुलिस ऑफिसर में रिक्वेस्ट द ड्राइवर विद इन 24 आवर्स टू प्रोड्यूस हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो विद इन 24 आवर्स कब से, ये आपका एम्बिगुअस है, टाइम पक्का दिया हुआ नहीं है। देन उसके बाद प्रीपोजिशन इज इनकरेक्ट और मिसिंग। ऑब्वियस सी बात है, प्रीपोजिशन से सेंटेंस सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता है बल्कि उसका मीनिंग चेंज होता है। यदि आप गलत प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे एंसियस टू एंड एंसियस अबाउट, एंसियस अबाउट अ पर्सन एंड एंसियस टू अ थिंग, तो उसमें मीनिंग चेंज होता है। यदि आर्टिकल का रॉन्ग यूज है या मिसिंग है तो वो भी एरर में काउंट होता है। जैसे आपको मालूम है ए और एन ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है जबकि दी डेफिनिट आर्टिकल है। पंक्चुएशन मार्क अगर इनकरेक्ट रूप से अगर यूज किया गया है तो दैट इज ऑल्सो एन एरर। अब हम लोग बात करेंगे पंक्चुएशन मार्क और कैपिटलाइज के बारे में। तो याद रखिएगा, इसमें भी पंक्चुएशन मार्क का फंक्शन वही है जो बाकी टेक्स्ट में होता है, बट इसमें कुछ ही पंक्चुएशन मार्क का यूज होता है, सारे पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं होता है। इसी कारण हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा है, पंक्चुएशन मार्क के बारे में कहा गया है कि पंक्चुएशन मार्क जुडिशियसली यूज होना चाहिए और जहां जरूरत हो बस वहां ही यूज होना चाहिए। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि वैसा पंक्चुएशन मार्क लाइक साइन ऑफ एक्सक्लामेशन या क्वेश्चन मार्क, इस टाइप का पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं होता है। तो इसी कारण इसमें जो पंक्चुएशन मार्क यूज होता है दैट इज फुल स्टॉप, जिसे हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। उसके बाद कॉलन, डैश, सेमी कॉलन, देन उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, इसे हम लोग ब्रिक ब्रैकेट या पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दैट इज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हम लोग बोलते हैं कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। उसके बाद एपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है।
ये पंक्चुएशन मार्क है जो जनरली यूज किया जाता है। इसके अलावा कोशिश किया जाता है कि बाकी पंक्चुएशन मार्क को अवॉइड किया जाए और कम यूज किया जाए। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजेशन के बारे में। वही चीजें हैं कि कैपिटल वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज होगा, जो जनरल इंग्लिश में जहाँ यूज होता है उस जगह यूज होता है। उसके अलावा इन द रेफरेंस ऑफ लेजिस्लेशन अगर आप लिख रहे हैं एक्ट, तो एक्ट का ए बड़ा होगा, बिल का बी बड़ा होगा, पार्ट का पी, शेड्यूल का एस, एनेक्स का ए, रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रूल का आर बड़ा होगा और सुप्रीम कोर्ट में एस सुप्रीम का और कोर्ट का सी बड़ा होगा। तो ये आपका कैपिटल वर्ड में यहाँ पर यूज किया जाता है। उसके बाद जहाँ शॉर्ट टाइटल है उसकी शुरुआत आपको मालूम है कि कैपिटल वर्ड से आपकी होगी और किसी भी सेक्शन नोट का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल वर्ड होगा। तो ये था पंक्चुएशन और कैपिटल के बारे में चर्चा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ डू वी पुट टुगेदर द कंपोनेंट्स ऑफ लेजिस्लेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल सब्जेक्ट, प्रिंसिपल प्रेडिकेट और प्रेडिकेट मॉडिफायर्स के बारे में। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी पुट टुगेदर द कंपोनेंट ऑफ लेजिस्लेटिव सेंटेंस। इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा है बट ब्रीफली देखा था। यहाँ थोड़ा उससे ज्यादा देखेंगे बट कॉन्सेप्ट वही होगा जो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप कॉन्सेप्ट ले ले, आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है उसका 3 कंपोनेंट्स होता है। फर्स्ट दैट इज प्रिंसिपल सब्जेक्ट, सेकेंड प्रिंसिपल प्रेडिकेट एंड थर्ड मॉडिफायर। और प्रीवियस वीडियो में ही हम लोगों ने देखा था कि जब प्रिंसिपल सब्जेक्ट और प्रिंसिपल प्रेडिकेट ये दोनों अगर मिला हुआ होता किसी सेंटेंस में तो वो एक यूनिवर्सल रूल बनाता है। इसी कारण जो है इसे कहा जाता है सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द लीगल प्रोविजन, क्योंकि जो भी आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली लीगल सब्जेक्ट होता है और प्रिंसिपल प्रेडिकेट जो होता है वो ये बताता है कि इस लीगल सब्जेक्ट को अफेक्ट कैसे किया जा रहा है। और इस कारण से दोनों मिलकर के आपका हार्ट एंड सोल ऑफ द लेजिस्लेटिव सेंटेंस बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन प्रिंसिपल सब्जेक्ट, प्रिंसिपल प्रेडिकेट एंड मॉडिफायर के बारे में। तो प्रिंसिपल सब्जेक्ट एज पर द ग्रामर अगर हम लोग देखें तो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है दैट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग प्रिंसिपल सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि लॉ को रिस्पॉन्स करता है। तो लॉ को रिस्पॉन्स जो है कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है, कॉर्पोरेट कर सकता है, स्टैट्यूटरी एंटिटीज कर सकता है या एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है लॉ के द्वारा यही कर सकता है। बल्कि अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल, प्रॉपर्टी या थिंग्स की, ये कभी भी लॉ को रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसी कारण ये हमारा कभी भी प्रिंसिपल सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग ग्रामेटिकल सब्जेक्ट के बारे में। तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि एज पर द लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जो उसके रूल के हिसाब से जिसके ऊपर कन्फर्ड किया जाता है राइट, पावर या प्रिविलेजेस, वो हमारा ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है। एंड ऑल दोज पर्सन जो दूसरे को दिए गए राइट, पावर एंड प्रिविलेजेस से अफेक्ट होते हैं, ये दोनों के दोनों ही ग्रामेटिकल सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। जनरली ऐसा होता है कि सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है जिसके द्वारा डिनोट किया जाता है ईच एंड एवरी लीगल पर्संस को। लाइक अगर द मैन यूज किया गया है तो उस मैन का मतलब है सारा मैन काइंड आपको है। उसके बाद प्रोविजन जो है वो प्रिसाइसली अप्लाई हो सकता है किसी पर्सन पर, लेकिन जब उसके बारे में किसी और जगह कॉन्टेक्स्ट में अगर चर्चा किया गया तो इसका मतलब हो गया प्रोविजन जो है सेम पर्सन पे अप्लाई किया जा रहा है। और ये अप्लाई जो किया जाता है दैट इज प्रिविलेजेस एंड डिसेबिलिटीज, ये दोनों चीज अप्लाई किया जा सकता है, जो कि हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल प्रेडिकेट में देखा था। उसके बाद जो इसका प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है दैट इज ऑन द पर्सन, और कोई भी पर्सन हो सकता है या नो पर्सन हो सकता है। अगर ये वर्ड्स लिखा हुआ है अ पर्सन, एनी पर्सन या नो पर्सन, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन को शो कर रहा है। अब अगर हम लोग डिक्लेरेटरी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो वहां पर कोई भी इम्पर्सनल जो नाउन होगा उसे आपको ये करता है, क्योंकि वहां पर कुछ इंडिकेट किया नहीं जाता है और ना ही वहां ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, हम लोगों ने पहले ही देखा है कि स्टैट्यूट्स का इफेक्ट या प्रोविजन जो है किसी पर्सन के ऊपर क्या होता है और ये जिसके द्वारा शो किया जाता है वो हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जनरली आपको वर्ब यूज किया जाता है, वर्ब के साथ समटाइम्स ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज किया जाता है और ये जनरली होता है एक्टिव वॉइस में, ताकि वो कमांड को शो कर सके कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड समटाइम्स ये आपको देता है लिमिट्स देता है और विड्रॉ करता है किसी अथॉरिटी से। ये सारी बातें आपको बताता है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो ये जब भी होगा विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट आपका होगा कि अगर जो भी वर्ब या जो भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस उस सब्जेक्ट को कमांड दे रहा है, उसे इंपावर कर रहा है, परमिट कर रहा है, इनेबल कर रहा है या किसी भी लीगल अथॉरिटी के लिए उसे डिनाई कर रहा है, इंटाइटल कर रहा है कुछ राइट, क्वालिफाई
नलिफाई या डिस्क्वालीफाई कर रहा है, उसके ऊपर इम्पोज या रिमूव कर रहा है किसी भी प्रकार का लीगल डिसेबिलिटी या बर्डन को, या किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्शन दे रहा है, तो वो आपका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होगा और इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इसे। अब देखते हैं कि डिक्लेरेटरी सेंटेंस के रूप में क्या आपको होता है, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे वहां पे प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को। तो कहा जाता है कि जो भी आपका डिक्लेयर करता है लीगल एफर्ट्स या कंसिक्वेंसेस को, वो आपका होता है डिक्लेरेटरी सेंटेंस, जिसमें कि इसका और इस सेंटेंस में आपका प्रिंसिपल या पर्पस शो किया जाता है। ये जब भी लेजिस्लेशन में अप्लाई होता है एंड दैट इज फॉर द स्पेसिफिक केसेस, ये एक्सप्लेन करता है किसी भी टर्म्स एंड फीचर्स को जो कि लेजिस्लेशन में दिया हुआ है। ये होता है डिक्लेरेटरी सेंटेंसेस का। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू राइट द प्रिंसिपल प्रेडिकेट, कैसे हम लोग लिखते हैं इसे। तो ये जब भी होना चाहिए दैट शुड बी स्पीकिंग, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, और इसके साथ जो है ऑक्सिलरी वर्ब आपको बिल्कुल यूज करना है, एक्सेप्ट जहां पर डिक्लेरेटरी सेंटेंस होगा उसे छोड़ करके हर जगह इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। अब देखते हैं कि इसके लिए अप्रोप्रिएट जो वर्ब जो होता है प्रेडिकेट के लिए वो आपका किस प्रकार से आपको यूज होता है। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, लाइक डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका एक्शन हो रहा है, क्या एक्टिविटीज है, और इसमें जो है जो इन्वॉल्व किया गया दैट इज वन एक्टिविटी या वन एक्शन आपको इन्वॉल्व है, या सीरीज ऑफ एक्शन या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। अगर वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो उसके हिसाब से हम लोग अप्रोप्रिएट वर्ब यूज करते हैं प्रेडिकेट के लिए। अब देखते हैं कि ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट क्या हर सेंटेंस में होता है। तो अब ये है कि ये होता तो है बट इसका एक्सेप्शन है, दैट इज डिक्लेरेटरी सेंटेंस, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट जो होता है इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जिसमें यूज आपका होता है मस्ट, शैल, में, और ये आपने अपने इंस्टीट्यूट्स में जरूर देखा होगा कि कहां पर मस्ट यूज होता है उसका मतलब क्या होता है, कहां शैल यूज होता है उसका मतलब क्या होता है, और मे का मतलब क्या होता है। समटाइम्स आपने देखा होगा अपने इंस्टीट्यूट्स में कि लिखा होता है इज नॉट, और इसके साथ आपका यूज होता है लायबल टू, इज नॉट इंटाइटल टू, इज नॉट एलिजिबल टू, इज नॉट टू समथिंग, एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू। तो इस तरीके से आपका ऑक्सिलरी का यूज आपका होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी को यूज करेंगे। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपका एक्शन है या किस प्रकार का इवेंट हो रहा है, उसके हिसाब से ही ऑक्सिलरी यूज होता है। लाइक अगर कमांड और प्रोविजन अगर है तो वहां पर मस्ट का यूज होता है, शैल का यूज होता है। अगर पावर दिया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है, तो परमिशन के केस में आपको मालूम है मे का यूज होता है। कॉम्पिटेंस है तो मे आपका हो जाता है। राइट अगर दिया जा रहा है तो शैल हो जाता है। क्वालिफिकेशंस आपको दिया जाता है, लायबिलिटी होता है, प्रिविलेज होता है, डायरेक्शंस होता है। इन सब के हिसाब से अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी का यूज होता है। देन उसका हम लोग देखते हैं जो थर्ड हमारा पोर्शन था दैट वाज प्रेडिकेट मॉडिफायर। तो प्रेडिकेट मॉडिफायर का मतलब आपको ये होता है कि ये एक्चुअली मॉडिफाई करता है जो भी सेंटेंस है उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एंड ऑल। अब इसमें क्या होता है, जब भी आपको ये मॉडिफाई करता है दैट वुड बी फॉर द ऑल पर्संस एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। इसका मतलब हो गया समय, परिस्थिति, काल, वातावरण, वचन और लिंग से ये संबंधित नहीं होता है, बल्कि ये सब के लिए एप्लीकेबल होता है। जो भी मॉडिफायर होता है वो दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट आपका हो सकता है एडजेक्टिव से रिलेटेड एंड सेकंड एडवर्ब से रिलेटेड। तो जो एडजेक्टिव से रिलेटेड है दैट इज एडजेक्टिवल एंड जो एडवर्ब से रिलेटेड है दैट इज एडवर्बियल। तो आपको मालूम है कि एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी होगा ये आपका नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, जबकि एडवर्बियल वाला जो होगा वो आपका वर्ब को क्वालिफाई करेगा। हम लोग देखते हैं हाउ टू पार्टिकुलराइज प्रेडिकेट्स, कि प्रेडिकेट्स को हम लोग कैसे जो है पार्टिकुलराइज करेंगे, जो आपको पहले बताया जा चुका है। नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब के हिसाब से जो है हम लोग उसे पार्टिकुलराइज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स हो सकता है फर्स्ट आपको लिमिटेशन के लिए यूज हो सकता है, एंड सेकंड फॉर्म जो हो सकता है वो एक्सेप्शन के लिए हो सकता है। और आपको ये मालूम होगा लिमिटेशंस और एक्सेप्शन में डिफरेंस होता है। लिमिटेशंस आपको वहां पे उस चीज के लिए बार करता है, और जबकि एक्सेप्शन जो है एक्सक्लूड करता है सम स्पेसिफिक केसेस को। तो इसी कारण क्या होता है, जो एक्सेप्शन होता है उसमें आपका रिलेटिव क्लॉज होता है, कंडीशनल क्लॉज होता है, जिसके द्वारा हम किसी स्पेसिफिक केस को वहां से रिमूव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक आपको टर्म से दैट इज कॉन्टेक्स्ट क्लॉज। ये आपको क्या होता है कि ये आपका एडिशनल मीनिंग देता है किसी भी सेंटेंस को, और ये चालू जब भी होता है दैट इज इफ, व्हेन, वेयर, और ये हमेशा आपको शुरू में किसी भी सेंटेंस के शुरू में ये चालू होता है। या फिर आपको अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, इस तरह करके आपका यूज होता है। और इसका यूज जो होता है अगर मान लीजिए कोई फैक्ट दिया हो उसके सिचुएशन को शो करने के लिए होता है, यदि कोई प्रायर एक्शन ऑलरेडी हो चुका है उस कंडीशन में होता है, या फिर किसी कंडीशन को इंपोज करने के लिए होता है, या किसी इवेंट को दिखाने के लिए होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट क्लॉज का यूज होता है। उसके बाद जो इसमें सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो आपका कोई लीगल पर्सन हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था अब तक जो भी लॉ को रिस्पॉन्स करता है
वो लीगल पर्सन आपको रिस्पॉन्स करता है, लेकिन इस केस में जहां पर मॉडिफायर की बात होती है तो इसमें सब्जेक्ट हो सकता है लीगल पर्सन हो सकता है, एनिमेट हो सकता है, इनएनिमेट हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई एक्टिविटीज, ये सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर होता है कॉन्टेक्स्ट क्लॉज का। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्लॉज जब भी यूज होता है दैट इज इन ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, और ये जब भी आपका यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस के पहले आपको यूज किया जाता है। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो है एग्जांपल ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख रखा है जो हमारा फर्स्ट वीडियो था। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज मेन पार्ट्स ऑफ द लेजिस्लेशन, जिसका मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोग कर चुके हैं बट फिर से एक बार हम लोग उसे रिवाइज करेंगे। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेन पार्ट्स ऑफ द लेजिस्लेशन। तो पहले हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर देखते हैं कि मेन पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन लाइक हमारे पास जो है बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 है, इसमें पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या है मेन पार्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन। पहले यहाँ आप देखिए कि आपका चैप्टराइजेशन कैसे किया हुआ है। चैप्टराइजेशन चैप्टर के साथ जो है ये साथ में आपका हेडिंग दिया हुआ है एंड उसके अंदर जो है सारा का सारा सेक्शन दिया हुआ है। हम चलते हैं इसके मेन बॉडी पे। तो मेन बॉडी पे जो सबसे पहले होता है दैट इज लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल चालू होता है एंड एक्ट 2 से। उसके बाद होता है इसमें प्रियम्बल। प्रियम्बल होता है वेयर एज करके। देन उसके बाद होता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल आपका ये रहा जिसमें दिया रहता है कि इसका एक्सटेंड कहाँ तक है और इसमें ही डेट दिया रहता है। समटाइम्स डेट प्रियम्बल में दिया रहता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर्स के बाद जो है दिस इज कॉल्ड हेडिंग, प्रिलिमिनरी। हेडिंग के बाद आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन क्लॉज कहते हैं इसे। हम लोग चलते हैं अब मेन कंटेंट पे। ये रहा आपका चैप्टर, ये रहा हेडिंग, और इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स जो है वहां से चालू आपका होता है सेक्शन। जैसे ये सेक्शन 3 है, इस सेक्शन 3 का ये आपका हो गया सब सेक्शन 1 हो गया। सब सेक्शन के अंदर जो होता है क्लॉज होता है क्लॉज ए, और क्लॉज के अंदर होता है सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, इस तरीके से होता है। देन उसके बाद हर सेक्शन में जो दिया रहता है कुछ प्रोविजंस दिया रहता है, और प्रोविजंस के साथ जो है कुछ एक्सेप्शन होता है। जैसे इस वाले में हम लोग देखते हैं प्रोविजन चालू होता है सब सेक्शन 1 से, और यहाँ प्रोवाइडेड दैट इज एक्सेप्शन इसका दिया रहता है। इसके अलावा स्टैट्यूट्स में दिया रहता है एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन ऐसे ही होता है। अब अगर इसमें कहीं शेड्यूल दिया हुआ होगा तो शेड्यूल एंड फॉर्म दिया हुआ होगा अकॉर्डिंगली, बट इस वाले इंस्टीट्यूट्स में शेड्यूल नहीं है, फॉर्म नहीं है। तो ये होता है मेन पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन। हम लोग आते हैं इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉन्ग टाइटल। आपने देखा किसी प्रोविजन जब चालू होता है तो इट स्टार्ट्स विथ एन एक्ट 2, और ऐसे करके आपको कुछ और भी रहता है लिखा हुआ। देन उसके बाद क्या होता है कि लॉन्ग टाइटल एक्चुअली होता क्या है, ये डिनोट करता है मेन प्रिंसिपल पर्पस को, लेकिन इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि जो उसमें एक्सप्रेस प्रोविजन दिया हुआ है ये इसको ओवरराइड करे। ये एक तरीके से पॉइंटर होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्ट का, और जैसे ही लॉन्ग टाइटल पढ़ते हैं तो इससे पता चल जाता है, क्लू मिल जाता है कि आखिर वो स्टैट्यूट्स है किस चीज के बारे में। तो एक तरीके से ये एक तरह से गाइड के रूप में यूज होता है, ताकि अगर उस इंस्टीट्यूट्स में किसी भी तरह का एम्बिग्यूटी हो तो उसे रिजॉल्व किया जा सके। इसका जो फंक्शन होता है एक्ट के जनरल पर्पस को बताना कि आखिर एक्चुअली में उसका पर्पस क्या है, और साथ ही साथ ये आपको सर्व करता है अपना वैल्यूएबल पर्पस, दैट इज ये इंटेंट बताता है लेजिस्लेचर का कि लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या है, और इससे पता चलता है कि व्हाट इज द स्पिरिट एंड स्कोप ऑफ द एक्ट। अब कभी भी लॉन्ग टाइटल में ETC वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, लूज रेफरेंस नहीं दिया जाता है, और इसमें जो है विदाउट क्वालिफिकेशंस नहीं दिया जाता है चीजें। लाइक अगर मान लीजिए आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लास्ट में आप ये लिख सकते हैं फॉर द अदर मैटर्स या अदर पर्पस। तो ये एक तरीके से उस इंस्टीट्यूट्स या एक्ट के ऑब्जेक्ट और इंटेंशन को बताने की कोशिश करता है। अब इसका देखते हैं हम लोग प्रियम्बल। प्रियम्बल आपने देखा कि चालू हुआ था वेयरएज से। प्रियम्बल में 3 चीजें होती है, ऑब्जेक्ट, इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट दैट इज गिवन बाय द लेजिस्लेचर। इसी में ही आपको ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसी होती है लेजिस्लेचर की, और इसमें रेमेडीज भी दिया होता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है लाइक बायोडायवर्सिटी के लिए, तो उसमें क्या एविल है, उसका क्या रेमेडीज हो सकता है, उसके बारे में भी मेंशन होता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी सेक्शन में या किसी पार्ट में प्रोविजन में अगर उसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो उसका मीनिंग यहाँ से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अदरवाइज अगर मीनिंग उसका क्लियर है तो उस कंडीशन में इसकी जरूरत नहीं होती है। ये एक तरीके से लेजिस्लेचर के माइंड को दिखाता है कि आखिर उनकी सोच क्या थी। देन उसका हम लोग देखते हैं शॉर्ट टाइटल जो है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि हर एक्ट में जो भी पार्लियामेंट के द्वारा बना है उसमें एक शॉर्ट टाइटल का होना अनिवार्य है। दैट वुड बी एंड विद द ईयर एंड एक्सटेंट। आपने देखा कि समटाइम्स ये ईयर लिखा रहता है प्रियम्बल में। इसका पर्पस होता है टू फैसिलिटेट द रेफरेंस टू द एक्ट, उस एक्ट के बारे में बताने के लिए।
उसका आते हैं चैप्टर या पार्ट, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज किसी भी चैप्टर या पार्ट से उसके बारे में क्लियरिटी पता चलता है कि आखिर किस पर्पस से वो पर्टिकुलर प्रोविजंस दिया हुआ है। इसी कारण एक ड्राफ्टर को कोई भी ड्राफ्ट करने से पहले इसे जरूर कंसिडर करना चाहिए। और जितने भी एक्ट के सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स में होते हैं, लेकिन हर चैप्टर में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एस्पेक्ट के बारे में बात की जाती है। जैसे पहले हम लोगों ने जो भी एक्ट देखा है उसमें अगर किसी बॉडी को बनाने की बात होगी तो वो पर्टिकुलर चैप्टर में होगा, पनिशमेंट की बात होगी तो पर्टिकुलर चैप्टर में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए या सिंगल एस्पेक्ट के लिए आपका सिंगल चैप्टर मेंशन किया जाता है। उसका आता है हेडिंग का। तो हेडिंग के बारे में कहा जाता है इट इज जस्ट लाइक अ प्रीएम्बल टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन और पार्ट। तो किसी भी पार्ट के नीचे आपने देखा हेडिंग था लिखा हुआ, तो वो एक तरीके से उसका पर्पस बता देता है, उसका इंटेंट बता देता है कि क्या रीजन है ये पूरा का पूरा प्रोविजन एक ग्रुप में डालने का, और एक तरीके से रीडर को एक आइडिया मिल जाता है उस चीज के बारे में। जैसे अगर आपको हेडिंग दिया रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी बोर्ड, तो वहां पता चल जाता है कि उससे रिलेटेड जो भी उसके नीचे प्रोविजंस दिया हुआ है वो सारा का सारा प्रोविजंस उससे ही रिलेटेड है। देन उसका आते हैं डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे, जो कि सेक्शन 2 रहता है जनरली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टूल होता है जिसके द्वारा कि किसी एक वर्ड के रिपीटेशन को रोका जाता है और पूरे इंस्टीट्यूट्स में उस पर्टिकुलर वर्ड्स का वही मीनिंग होता है। ये पता चलता है हमें डेफिनेशन क्लॉज से, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, एम्बिग्युइटी ना रहे। मार्जिनल नोट्स आपने देखा कि ये जब भी आपका होता है किसी भी सेक्शन के बाद, जैसे आपको लिखा हुआ है सेक्शन 3 एंड समथिंग आपको लिखा रहता है, तो वो बोल्ड में जो लिखा होता है दैट इज मार्जिनल नोट्स। ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, बहुत प्रिसाइज होता है और एक्यूरेट होता है, लेकिन इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन के प्रोविजंस का समरी हो, बल्कि इसे कह सकते हैं इट इज एन हेडिंग ऑफ द सेक्शन आपने देखा कि सेक्शन जो होता है सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज में बटा हुआ होता है किस तरीके से। फिर उसके बाद आपने देखा प्रैक्टिकली कि उसमें प्रोविजंस और एक्सेप्शंस कैसे दिया होता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन या इलिस्ट्रेशन कैसे होता है ये आपने देखा। शेड्यूल और फॉर्म के लिए अगर आप चाहें तो शेड्यूल आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देख सकते हैं। 7th शेड्यूल, 1st शेड्यूल, 2nd शेड्यूल, हर शेड्यूल में आपको दिया हुआ है कुछ प्रोविजंस, तो शेड्यूल वहां देखा जा सकता है। फॉर्म्स होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी चीज के लिए एप्लीकेशन के लिए अगर कुछ दिया जाने वाला है तो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है कि उस फॉर्मेट में ही एप्लीकेशन दिया जाता है उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। तो इस प्रकार से आपका मेन पार्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन कवर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन फ्रेजेस एंड देयर सिग्निफिकेंस। कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट, और आर्ट का मतलब है कि उसमें कुछ एस्थेटिक सेंस होना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि उसमें इतना ज़्यादा एस्थेटिक सेंस डालने के चक्कर में सुपरफ्लक्स वर्ड का यूज किया जाए और ऐसे फ्रेजेस का यूज किया जाए जिससे कि वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाए और अपने मीनिंग को खो दे। तो इसी कारण जो है कहा जाता है कि सर्टेन जो है कॉमन फ्रेजेज जो है आप यूज कर सकते हैं, जबकि कुछ कॉमन फ्रेजेज को जो है आपको यूज करने से मना किया जाता है जिसमें वेगनेस ज़्यादा हो। जैसे हम लोग अब इस पे एग्जांपल देखते हैं, एज ही डिम्स फिट थिंग्स नेसेसरी कंसिडर नेसेसरी। तो जैसे ही आपको ये बात हम कहते हैं एज इट डिम्स फिट या थिंक नेसेसरी कंसिडर नेसेसरी, तो एक तरीके से ये डिस्क्रिप्शन की बात करता है एंड दैट इज सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो इसी कारण क्या है कि ऐसे फ्रेजेज को यूज करने से पहले ड्राफ्टर को सोचना चाहिए कि क्या इसका यूज होना है वहां पर, सो इट शुड बी यूज वेरी केयरफुली। सेकेंड आपका है एनी अदर सफिशिएंट रीजन। तो एनी अदर सफिशिएंट रीजन जैसे कहते हैं तो फिर सफिशिएंट रीजन अपने आप में जो है बहुत वेग होता है कि सफिशिएंट हर पर्सन के हिसाब से हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेगनेस है और इसी कारण ये सुपरफ्लक्स है। इसके यूज के लिए जो है कोशिश किया जाता है कि इसका यूज ना ही किया जाए। नेक्स्ट है आपका फर्दर एंड अदर रिलीफ, जो कि एक तरीके से आपका वेग टर्म है, सो इट शुड बी अवॉइडेड। अब देखते हैं नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज का इफेक्ट ये होता है किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में ये डायगोनली अपोजिट होता है, सो ये डिपेंड करता है उस दिए गए प्रोविजंस पे, सो इसका यूज जो भी होना चाहिए दैट शुड बी वेरी केयरफुली। उसका देखते हैं और एनी अदर पब्लिक पर्पस। अब एनी अदर पब्लिक पर्पस का मतलब ये है कि अगर मान लो उस एक्ट के द्वारा कुछ और अगर अचीव किया जाने वाला है तो उस कंडीशन में ही इसका यूज हो सकता है, तो इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द पर्पस टू बी अचीव फ्रॉम द एक्ट। अब कहता है हैविंग रिगार्ड टू। हैविंग रिगार्ड टू जो है इसका मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, तो इसी कारण जब भी अगर ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाए तो दैट शुड बी वेरी केयरफुली जब आप डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद है मीन्स एंड इंक्लूड्स। जनरली आप देखिएगा इस टर्म का यूज होता है डेफिनेशन क्लाउज में, जिसका मतलब आपको होता है कि ये एग्जॉस्टिव होता है, एक तरीके से जो मतलब बताया जा रहा है वही मतलब है। उसके बाद आपका होता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे ये बात करते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट, तो इसका मतलब जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है उसके कॉन्ट्रेरी में है तो वो एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इसका यूज किया जा सकता है। अब आते हैं अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट।
तो ये भी क्या है कि अपने आप में एक डेफिनेट चीजें हैं और एक तरीके से ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज के रूप में यूज किया जा सकता है। तो जो डेफिनेट है उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एज नेसेसरी एज मे बी। तो जैसे ये टर्म होता है यूज की एज नेसेसरी एज मे बी, इसका मतलब आपको ये हो गया कि ये डिपेंड करता है किसी पर्सन पर कि उसे कितना नेसेसरी वो चीज लग रहा है। और जब ये लगने वाली बात आ जाती है तो यहाँ वेगनेस हो जाता है, कोई डेफिनेट नहीं होता है, जिसके वजह से इसके यूज पे कोशिश करना चाहिए कि इसका यूज ना करें। अब कहा है कि एज फार एज पॉसिबल। एज फार एज पॉसिबल का मतलब फिर वही चीज हो गया कि यहाँ वेगनेस आ जाता है, बिकॉज ये पॉसिबल क्या होता है, ये डिपेंड करता है, जो चीज डिफाइन ना हो वहां पर वेगनेस आ जाता है, और जहां वेगनेस आ जाता है वहां पर इसके यूज से बचना चाहिए। जब उसका है एज सुन एज पॉसिबल, तो इसके बजाय जो है एज सुन एज पॉसिबल के बजाय ये एडवाइसेबल है कि वहां पर आप एक टाइम फ्रेम दे दे कि विद इन रीजनेबल टाइम, तो वो ज्यादा बेहतर है रेदर की जो आप लिखते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद है एज द कोर्ट शैल सी फिट। अब क्या है कि कोर्ट शैल सी फिट, सी फिट का मतलब ये चीज है कि डिपेंड अब कर रहा है डिस्क्रिप्शन पे कोर्ट का, और ये अपने आप में एक वेक है कि कोर्ट को क्या लगता है, बिकॉज ये डिफाइंड नहीं है। तो याद रखिएगा वैसा जो भी फ्रेज जो कि बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, जहां पर भी डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है या कोई डिग्री का आपको अंतर हो सकता है और डिपेंड करता है पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन पर, तो उस कंडीशन में उसके यूज से बचना है और जो चीज डेफिनेट है उसका यूज आप कर सकते हैं। तो इसी कारण क्या है कि इसका यूज भी जो है बहुत केयरफुली करना चाहिए, अगर जरूरत हो तो ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपको इन परसुएंस ऑफ एनी एक्ट, यहाँ ये बता रहा है कि प्रोविजन ऑफ द लॉ लिमिटिंग द टाइम और रेगुलेटिंग द प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग एक्शन फॉर थिंग्स डन इन परसुएंस ऑफ एन एक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्ट पे ये डिपेंड करता है, उसके परसुएंस पे डिपेंड करता है, तो इन दैट सेंस इसे यूज किया जा सकता है, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली इनेक्टेड। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है कि एक डेफिनेट चीज आपको बता रहा है और वो क्या है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई वो करता है तो उसे यूज किया जा सकता है, तो ये परमिसेबल है। देन उसके बाद है रिकॉर्ड इन रीजन इन राइटिंग। इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक तरीके से बता रहा है इंपॉर्टेंट कंडीशन को और एक डेफिनेट कंडीशन को बता रहा है, तो इस कंडीशन में इसका यूज किया जा सकता है। इट मीन्स कहने का अगर सेंस कहा जाए इन नटशेल कि वैसा फ्रेज जो कि वेगनेस को बताता है, जो डेफिनेट नहीं है, उसके यूज को बहुत केयरफुली या तो यूज करना चाहिए या फिर उसे यूज नहीं करना चाहिए। जो डेफिनेट है उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सपोज अगर हमारे पास इस तरह का कॉमन फ्रेजेज अगर आता है तो उसके लिए हमारे पास क्या सेफगार्ड है, कैसे हमें उसे यूज करना चाहिए और सुपरफ्लक्स वर्ड से या फिर उसके वेगनेस से कैसे बचा जा सकता है। सेफगार्ड के लिए ये है कि जो भी वर्ड आप यूज करें दैट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड अनअम्बिगुअस। उसके बाद क्या है कि ड्राफ्टर को ये कंसिडर करना चाहिए कि यदि उसका प्रोविजन अगर ऐसा कह रहा है, रिक्वायर्ड है, तो फिर यूज होना चाहिए। क्लाउज जो है वो प्रिसाइजली आपका क्लियर होना चाहिए, जहां कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो वहां पर इसका यूज होना चाहिए। एक्सप्रेशन का उसी जगह यूज होना चाहिए जहां की नेसेसरी हो, और हमेशा यूज वैसे करना चाहिए जैसे एक पर्टिकुलर थिंग्स एक पर्टिकुलर मैनर में प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे ही करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके सेफगार्ड के रूप में यूज होता है। समय के अभाव के कारण अब एक बार हम लोग केवल इसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पर चलते हैं। देखते हैं पहला इसमें क्वेश्चन जो आपको कहता है दैट इज सेफगार्ड अगेंस्ट कॉमन एरर इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। ये आपका हो जाएगा, ऑलरेडी लेंथ एंड ब्रेथ में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। देन उसके बाद आपका है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजिस्लेटिव सेंटेंस। बेसिक कंपोनेंट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 3 कंपोनेंट आपका है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट, प्रिंसिपल प्रेडिकेट एंड प्रिंसिपल मॉडिफायर। इसके बारे में काफी चर्चा हो चुका है। देन उसके बाद बाय फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट पैटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी एक्सप्रेशन एंड अवॉइडिंग वेरिएशन इन सेंटेंस फॉर्म द स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्टिव कैन बी स्टेटेड मोर इजीली। Each sentence should express a single thought, making it easier to the reader to comprehend the rule expressed. It is best to follow an order of the development in which the sentence first identifies the person who must act, followed by the act that the act directs. In the light of the above statement, explain the various legal rules relating to the formation of a sentence. Formation of sentence आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां से भी ये आपका समाप्त हो जाएगा। देन उसके बाद मेन पार्ट्स में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है द ड्राफ्ट्समैन मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट एंड लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इज अ साइंस एंड ऑल्सो आर्ट एंड ही मस्ट बी फेमिलियर विद द इंटरेक्शन ऑफ दिस आर्ट. It is therefore necessary that draftsman should be well conversant with the main part of the act, discuss the main part of the legislation with the help of the examples and various statutes. तो मेन पार्ट्स अब आप बता सकते हैं आराम से, जो हम लोगों ने 10-11 पार्ट जो चर्चा किया है उसके बारे में। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी है, ये मेन पार्ट से है, ये भी आपका हो जाएगा। कॉमन फ्रेजेस एंड देयर सिग्निफिकेंस, यहाँ से भी हो जाएगा, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका टॉपिक नंबर 5, 6 एंड 7 है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा
जाता है, बट ये है कि तीनों का एसेंस आपका सेम है। एक बार इसे आप देख लीजिएगा। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अपने वर्किंग विद इन द लिमिट्स इंटरप्रिटेशन वाले पे, एंड देन उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इस सिलेबस को भी हम लोग समाप्त कर ले। होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।